बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिबा अशरफ है और मैं इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क में एज डायरेक्टर प्राइमरी केयर प्रोग्राम काम कर रही हूँ और कंसल्टेंट फैमिली मेडिसिन के शोबे से मेरा ताल्लुक है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली मेडिकल फ्लड रिलीफ कैंप इन डेवलपिंग कंट्री। हमें क्या क्या चीजें, अगर एक कैंप को ऑर्गेनाइज करना है तो उसमें किन किन चीजों के बारे में बात करने की जरूरत है। तो मेरे ऑब्जेक्टिव इस प्रेजेंटेशन के ये हैं कि इसको जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखें। सबसे पहले तो हम कैंप को और जो ऑर्गेनाइज करते हैं उस कैंप को करने से पहले हमें किस किस चीज का ख्याल रखने की जरूरत है, उसकी प्लानिंग। फिर जिस दिन कैंप है, जो हमारा दिन है जिसपे हम सारी एक्टिविटी करेंगे, उस वक्त क्या करने की जरूरत है, और फिर कैंप खत्म होने के बाद क्या चीज करने की जरूरत है, यानी पोस्ट कैंप डीब्रीफिंग, उसके बारे में बात करेंगे। जिस तरह की हम सबको पता है, सैलाब की वजह से तकरीबन 1/3 हमारी जो मुल्क है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। 33 मिलियन यानी 15% हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो किसी ना किसी वजह से अफेक्ट हुई है सैलाब की वजह से। और 6.6 मिलियन ऐसे लोग हैं जो बहुत सिवियरली अफेक्ट हुए हैं, या तो उनके माल मवेशी मर गए हैं, या उनका घर डिस्ट्रॉय हो गया है, या उनके घर वालों में से किसी का खुदा न खास्ता नुकसान हुआ है। टोटल पाकिस्तान के तकरीबन 160 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इस सैलाब की वजह से तकरीबन आधा पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है। अब जब हम सैलाब की बात करते हैं तो हेल्थ की भी बात करते हैं, क्योंकि जब सैलाब आता है, जिस अर्थक्वेक्स आते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है, वहां पर ज्यादा सर्जिकल स्पेशलिटीज की जरूरत होती है इलाज के लिए। लेकिन जब हम सैलाब की बात करते हैं तो वो इस किस्म की बीमारियां लेकर आते हैं अपने साथ जिसमें हमें मेडिकल टीम्स की ज्यादा जरूरत होती है। सैलाब की वजह से अभी तक हमारी तकरीबन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले ही हमारे बहुत ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं पाई जाती, लेकिन जितनी है उनमें से भी 1460 हेल्थ फैसिलिटीज हमारी अफेक्ट हुई हैं, जिनमें से तकरीबन 500 के करीब, 450 के करीब तो बिल्कुल तबाह हो गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं यानी कि 1000 के करीब जो कि पार्शली डैमेज हुई हैं, तो यानी सर्विसेज वहां पर अभी नहीं दी जा सकती। एजुकेशन का जहां तक ताल्लुक है, तकरीबन 22,000 स्कूल्स हमारे डैमेज हो गए हैं सिर्फ सिंध की अगर मैं बात करूं, जिसमें से 5,500 स्कूल्स अभी शेल्टर के तौर पे काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि सैलाब से मुतासर हुए हैं, और तकरीबन 3.5 मिलियन बच्चे जो हैं उनकी तालीम जो है वो अफेक्ट हुई है उससे। अब हमें नहीं पता कि अभी वो पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। ये कुछ जगह हैं जो कि हमने जब जहाँ जहाँ कैंप्स किए हैं वहाँ की इर्द गिर्द की विसिनिटी में हमने पिक्चर्स ली हैं। जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल तबाह हो गई हैं चीजें, लोगों के घर, आपको कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, या तो उसको इवैक्यूएट करा दिया या जो लोग फंसे थे उनको उधर से निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन वहां पर आपको जहां तक आप देखें आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है, आपको कोई घर आबाद नजर नहीं आ रहा। जब जैसे मैंने पहले बात की कि जब भी कोई सैलाब आता है तो हमें डिजीज आउटब्रेक्स होती हैं, ज्यादातर या तो पानी से बीमारी होती है या किसी ना किसी ऐसी चीज से, मक्खी मच्छर, इनसे बीमारियां फैलती हैं। जो हमने अभी तक कैंप्स किए हैं और आमतौर पे भी जब हम सैलाब की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन जो बीमारियां फैलती हैं उसमें गैस्ट्रो की बीमारी, जिसको आम जबान में लोग कहते हैं, यानी कि पेट की बीमारियां, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, कॉलरा जो बिल्कुल पानी की तरह बहाने आते हैं, स्किन की कोई ना कोई डिजीज फैलती है, आंखों की इन्फेक्शन, जिस तरह हमने बात की मच्छर के कांटे से आपको मलेरिया, डेंगू, इस तरह की चीजें फैलती हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ऐसे मरीज भी मिलते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीजेस के साथ होते हैं, यानी आपको अनीमिया मिलेगा, बहुत खून की कमी,
ٹھیک ہے, وہ ایک نارمل چیز چل رہی ہے, اس کے اوپر آپ کو دوسری بیماریاں ہوتی ہیں, تو وہ چیزوں کو مزید بگاڑ دیتی ہیں. کوئی بلڈ پریشر, شوگر, کسی مختلف بیماریوں کی وجہ سے جو لوگ آلریڈی دوائیوں پہ ہوتے ہیں, ان کو اس طرح کی سچویشن میں زیادہ تکلیف کا سامنا ہوتا ہے. تو ہم جب پلاننگ کی بات کرتے ہیں, سب سے پہلے جو چیز ہم نے پلان کرنی ہے وہ جس دن ہمارا کیمپ ہے اس سے پہلے ہم کیا کریں. سب سے پہلے تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوکیشن آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم نے یہ کیمپ کرنا کہاں ہے. ظاہر ہے سیلاب میں بہت سارے جگہ ہیں جہاں کی ریچ ہی مشکل ہوتی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ ادھر پہنچ پائیں گے بھی یا نہیں. ابھی بھی سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے پاکستان میں, اور وہاں پر آپ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو کہ ان کے ارد گرد صرف پانی ہی پانی ہے, آپ ادھر پہنچ نہیں پا رہے لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے. تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ یا تو ہم ایسی اس طرح سے ہمارا انتظام ہو کہ ہم ادھر ان تک پہنچ پائیں, یا پھر اپنے لوگوں کی سیکیورٹی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی دوسرے لوگوں کی سیکیورٹی ہے. تو ہم یہ کوشش کریں کہ ان لوگوں کو جو کہ عام طور پہ لوگ خود بھی موو کر جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ جو ذرا سیف ہوتی ہیں, تو زیادہ برڈن آتا ہے ان جگہوں پہ جہاں پر آلریڈی بہت زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں. سٹیز جو ہوتی ہیں ان میں زیادہ لوگ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑی اونچی بنی ہوتی ہیں. تو ہم جتنی اپنی ریچ بڑھا سکتے ہیں جس طرح سے, اس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بڑھائیں. تو وہ لوکیشن سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا, کون سی سروسز ہم لوگوں کو مریضوں کے لیے لے کر جانے کی ضرورت ہے. جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ جو چیزیں سب سے کامن ادھر پائی جاتی ہیں وہ ڈائریا, وامٹنگ, بخار, سانس اور کھانسی, نزلہ زکام کی بیماریاں. پھر کون لوگ ہمیں چاہیے جو کہ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. پھر ہمیں ظاہر ہے جب بھی اس طرح کا کوئی آفت آتی ہے تو ہمیں ڈفرینٹ چیزیں ہم ان لوگوں تک پہنچائیں کیسے, یعنی کہ میڈیسنس یا کھانا پینا, یہ ساری چیزیں کس طرح پہنچائیں, اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. پھر جب ہم اس کیمپ پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا فلو کس طرح سے ڈیفائن کرنا ہے اس چیز کے بارے میں کہ کس طرح سے ہم سروسز پرووائڈ کریں کہ ہم لوگوں کو صحیح طور پہ دیکھ سکیں, اور پھر جانا کس طرح ہے, اس طرح کی لاجسٹکس ارینج کرنا, ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہمیں ضروری ہے. جب ہم لوکیشن سلیکشن کرتے ہیں اٹ از بیسڈ, یہ اس چیز پہ ہم چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, ادھر لوگوں کو جہاں ہم کیمپ لگائیں گے وہاں لوگ آ بھی سکیں گے یا نہیں, اور اگر وہاں پر آلریڈی کوئی سروسز سملر دی جا رہی ہیں تو ہم کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پر لوگوں کے پاس بالکل سروسز مہیا نہیں ہے. یہ جنرلی ہم کرتے ہیں جب بھی کوئی سائٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں ہم کولیبوریٹ کریں ادھر کے لوکل کمیونٹی لیڈرز سے, یا جو گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ افیکٹڈ ایریاز کون کون سے ہیں ان کے بارے میں جان کے, اور پھر وہاں پر ہم سروسز پرووائڈ کریں. جو سروسز ہم نے انکلوڈ کرنی ہے کسی بھی میڈیکل کیمپ میں, ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے. ایک تو وہاں پر obviously جب ہم جا رہے ہیں تو ڈاکٹرز یا ہیلتھ کیئر اسٹاف کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اگر بلڈ پریشر چیک کرنا ہے یا بخار چیک کرنا ہے یا کوئی بھی چیز چیک کرنا, وزن چیک کرنا ہے, اس کے لیے نرسنگ اسٹاف کی یا کوئی ایسا بندہ جو کہ ٹرین ہے یہ سب چیز کرنے کے لیے, اس کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم کوئی چھوٹی موٹی ڈائگنوسٹک کی کٹس اویلیبل ہوں ہمارے پاس کہ ہم 5 منٹ میں ہمیں یا 15 منٹ میں پتہ چل جائے کہ آیا اس انسان کو ملیریا ہے یا نہیں, اس طرح کی کٹس آئیڈینٹیفائی کر لیں. اب یہ والی ساری چیزیں کئی دفعہ اویلیبل ہوتی ہیں, کئی دفعہ اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. جہاں پر ہم پلان کر کے لے جا سکتے ہیں, ایزی ہے لے جانے کے لیے, ہم وہ ارینج کر سکتے ہیں. تقریباً 8-9 ٹیسٹ ایسے ہیں جو کہ ہمیں فوری رزلٹ دے سکتے ہیں, جس کو ہم ریپڈ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کہتے ہیں. اس میں ہیموگلوبن, شوگر, پیشاب کی ٹیسٹ,
हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जिनके हम टेस्ट फौरी रिजल्ट उनसे मालूम कर सकते हैं। अगर हम ये वहां पर ले जा सकते हैं अपने मरीजों के पास, ताकि अगर किसी की खून की कमी है उसको फौलाद की गोलियां दे दें, या अगर किसी को मलेरिया है तो मलेरिया की ट्रीटमेंट कर दें, ये सारी चीजें हम फौरी कर सकते हैं। तो उसके बारे में सोचना चाहिए। फिर ऑब्वियसली जो हम दवाइयाँ लेकर जा रहे हैं उनको सही मिकदार में देना। फॉर इंस्टेंस अगर किसी को डिसेंट्री है, यानी कि पखाने लग गए हैं और उसमें खून आ रहा है, तो हमें उनको एंटीबायोटिक देने की जरूरत है। अब वो मैं सिर्फ एक दिन की एंटीबायोटिक देने से कोई फायदा नहीं होगा, तो कोशिश करना कि उसकी सही ड्यूरेशन और उसको सही तरीके से बताना कि किस तरह लेना है उन्होंने, और उसके साथ साथ उनको ये बताना कि ये चीज को बचाया कैसे जा सकता है, ये बहुत जरूरी है। तो एक डिस्पेंसर का होना जरूरी हो सकता है। जब भी हम किसी सैलाब की बात करते हैं या कोई इस तरह की आफत की बात करते हैं, तो दो तीन चीजें देखने की जरूरत होती है। इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं, मिड टर्म क्या कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म क्या कर सकते हैं। तो प्रिवेंटेटिव कुछ एक्टिविटीज है जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए एज एन अपॉर्चुनिस्टिक केयर यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप अपने साथ लोकल गवर्नमेंट को मिला के आप वैक्सीनेशन की सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ डेटा एंट्री, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता चले कि कौन सी चीजें आपके पास उस कैंप पे आ रही हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर कोई किसी जगह हम कैंप कर रहे हैं और वहां पर कोई कॉलेरा का एपिडेमिक है, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन कितने कॉलेरा के केसेस हैं, हम ये नहीं बता सकते कि एपिडेमिक है या नहीं है। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है कि आपने डेटा आपके पास मौजूद हो, क्योंकि उसी की बेसिस पे फिर आपकी बाकी सारी प्लानिंग होगी कि आपने नेक्स्ट कैंप में दवाइयाँ कौन सी लेकर जानी है, क्या करना है। इसके साथ साथ अगर हम उन लोगों की बात करें जिनको वाकई अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत है, तो किसी तरह एस्टैब्लिश हम करें रेफरल्स उन करीबी अस्पतालों में जो कि उधर नजदीक तरीन हमें मिल सकते हैं, ताकि हम उस मरीज के लिए कोई एक डिफरेंस तो कर सकें जो कि जिसको अस्पताल की या एडमिशन की जरूरत है। ये सारी चीजें जब हम कैंप में कर रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ हमें हमारी कम्युनिटी टीम जो है उसका होना, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का जरूरी है। वो दो तीन चीजें करते हैं। एक तो ये करते हैं कि आपकी जो क्राउड है वो यूजुअली कम्युनिटी के साथ उनकी रैपो अच्छी होती है। वो कम्युनिटी से बात करके उनको एक तो फ्लड्स के बारे में बता सकते हैं कि उनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उनसे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और उनसे बचाव कैसे होता है। तो वो हेल्थ अवेयरनेस सेशंस कर रहे होते हैं। साथ ही साथ वो हमारे साथ हम सबको मिलके क्राउड मैनेजमेंट भी कर रहे होते हैं कि एक वक्त में बहुत ज्यादा मरीज अगर डॉक्टर के पास होंगे या नर्स के पास होंगे, तो वो उनको देख नहीं पाएंगे सही तरीके से। उसके साथ साथ हम अपने कैंप्स में इंडस में ये करते हैं कि जो ज्यादातर मरीज होते हैं, जब इस तरह उनको इतनी आफत से गुजरना पड़ता है और इतनी तबाही वो देखते हैं, उनके अपने घरों के नुकसानात होते हैं, तो वो बहुत सारे में गुजर रहे होते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, ग्रीफ, इन सब चीजों से वो गुजर रहे होते हैं। तो हमारी जो मेंटल हेल्थ की टीम है वो वहां पर मौजूद होती है उनको उनकी ग्रुप काउंसलिंग करने के लिए। और अगर कोई ऐसे मरीज आइडेंटिफाई होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं, तो उनको अगर कहीं पर रेफर करना है तो उसके लिए वो मौजूद होते हैं। अब जहां तक मेडिकल स्टाफ, ह्यूमन रिसोर्स की बात है, तो कौन कौन लोग उधर हमारे साथ होना जरूरी है। मिनिमम टीम अगर हम बात करें तो एटलीस्ट एक मेल डॉक्टर, एक फीमेल डॉक्टर, एक नर्स, एक हेल्थ वर्कर और एक मेंटल हेल्थ ऑफिसर, और साथ में एडमिन असिस्टेंट। अगर इसके भी मतलब बिल्कुल मिनिमम चाहिए तो एटलीस्ट एक डॉक्टर, एक एडमिन स्टाफ, एक मिडवाइफ और एक डिस्पेंसर।
जो कि 2 लोगों का काम कर सकता है कि आप या तो डिस्पेंसिंग और वाइटल्स भी कर लें या मल्टीपर्पज आप करते हैं, लेकिन बेयर मिनिमम जो है वो एटलीस्ट 3 से 4 लोगों की जरूरत होती है किसी भी कैंप को रन करने के लिए। बट उसमें आप 150 से ज्यादा मरीज जनरली नहीं देख पाते। जहां तक लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाईज की जरूरत होती है, सबसे पहले आपको हर बंदे को ये फिक्र होती है कि हम जाएंगे कैसे, हम रहेंगे कहाँ, हमारा खाना पीना क्या होगा और हमारी सिक्योरिटी का क्या इंतजाम होगा। ये बेयर मिनिमम चीजें हैं जो कि जिनका ख्याल रखना आपको बहुत जरूरी है बिफोर यू गो टू डू एनी कैंप, ठीक है। उसके अलावा जब आप वहां जाते हैं तो वहां पर आपको लोगों के साथ मिलने के लिए या लोगों के साथ लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वहाँ के कम्युनिटी लीडरशिप की जरूरत होती है। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट कोलैबोरेशन की जरूरत होती है टू इंश्योर कि आपको वहाँ पर आप सही जगह पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हों और आपको कोई सपोर्ट अगर चाहिए तो वो मिल जाए। और किसी भी मेडिकल कैंप में मेडिसिन और मेडिकल एंड सर्जिकल सप्लाईज का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। तो ये बेयर मिनिमम चीजें होती हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी होता है आपके कैंप को स्टार्ट करने से पहले। जब आप कैंप पे होते हैं तो फिर क्या करना है? कैंप के लिए आप सबसे पहले तो जब आप उधर पहुंचते हैं तो आपको कैंप की अरेंजमेंट करनी है, कितने स्टेशन होंगे, इक्विपमेंट क्या होगा, फर्नीचर कहाँ पर करेंगे, मेडिसिन क्या होंगी, इन सब चीजों को अलाइन करना होता है। फिर जिस वक्त कैंप करना होता है तो आपको स्टाफ की ब्रीफिंग करनी है, आपको वहां पर अपना प्रोसेस फ्लो सेट करना होता है कि किस तरह कैंप चलेगा। आपको एक कैंप लीड आइडेंटिफाई करना होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उधर का फ्लो अच्छा हो और वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो असाइन करे रोल्स डिफरेंट टीम मेंबर्स को। अगर कभी कभी अगर आप 2-3 दिन का कैंप कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस, तो आप जब कैंप स्टार्ट करना होता है उससे एक आधे दिन पहले जाते हैं और उधर आप कैंप का टेस्ट रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल डे का कैंप कर रहे हैं तो उसमें फिर आपको टेस्ट रन करने की गुंजाइश होती नहीं है। सिमिलरली आपको यू हैव टू मीट विद द कम्युनिटी लीडर्स ताकि आपको कम्युनिटी का बाय इन हो, वो आपकी हेल्प करें एज वॉलंटियर्स के, वो कम्युनिटी को मोबिलाइज करें कि कैंप में आके वो सर्विसेज लें और साथ में कैंप की एक्टिविटीज को सपोर्ट करें। फिर कैंप फैसिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और लोकल वॉलंटियर्स करते हैं। वो सिर्फ पेशेंट्स को गाइड नहीं करते बल्कि वो कोशिश करते हैं कि जो आपका कैंप है वो विदाउट डिस्ट्रप्शन अच्छे से मैनेज हो और ओवर क्राउडिंग और कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है कैंप के विजिटर्स को तो वो उसमें यूटिलाइज होते हैं। उसके अलावा आपको कैंप में जब आपने इस्टेब्लिश करने हैं रेफरल्स टू दी अदर हेल्थ फैसिलिटीज तो वो आपको पहले से आइडेंटिफाई करके फिर उस टाइम आप रेफरल्स करते हैं और साथ साथ डेटा एंट्री करते हैं। आप या तो इट डिपेंड्स कि आपके पास मैनुअल एंट्री करनी है या आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अपना रिकॉर्ड करने के लिए कोई सिस्टम है तो वो आप यूज कर सकते हैं। प्रोसेस तो ज्यादातर जो होता है अगर आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन या सीरियल नंबर देते हैं, नर्स के पास वाइटल्स होते हैं, अब फिर वो आप एक डॉक्टर जा रहे हैं, 2 डॉक्टर जा रहे हैं, उसके हिसाब से फिर वाइटल्स के बाद डॉक्टर के पास जाता है। अगर आपके पास कोई डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है, जिसमें मैंने RDTs यानी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स की बात की, तो वो टेस्ट होता है जो कि आमतौर पे या तो टेक्नीशियन करता है या नर्स कर देती हैं। डिस्पेंसर मेडिसिन करते हैं, साथ में ही वो डेटा एंट्री करते हैं और साथ में पेशेंट को गाइड कर देते हैं कि वो घर चले जाएं या फिर वो कहीं पर अगर रेफरल होता है तो रेफर कर दिया जाता है। अब जब कैंप खत्म हो जाता है तो डीब्रीफिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसमें आपको ये डीब्रीफिंग करना कि क्या हम फॉलो अप केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर सके हैं या नहीं, ताकि क्लोज हो लूप ऑफ केयर
उसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग, वो डेटा एंट्री और रिकॉर्ड कीपिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने कई दफ़ा आपने जब इस तरह के डिजास्टर्स होते हैं, यू हैव टू डू द रिकॉर्ड कीपिंग फॉर रिपोर्टिंग ऑफ द डेटा टू द गवर्नमेंट और टू इंश्योर कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी मॉडिफाई तो नहीं करनी. सो फॉर इंस्टेंस जिस तरह हमने बात की एपिडेमिक की, तो क्या हमें उधर मजीद उस तरह के किस तरह के कैंप लगाने की जरूरत है? क्या ऐसा कैंप करना है जिसमें हम इन पेशेंट सर्विसेज प्रोवाइड करें, या हम सिंपल आउट पेशेंट सर्विसेज के साथ ही आप वो कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं. सिमिलरली मॉडिफाइंग द स्ट्रैटेजीज कि हमें अगर एक चीज एक जगह पे वर्क कर रही है, इट मे नॉट वर्क एट दी अदर साइड, तो उसको किस तरह से हमने मॉडिफाई करना है अपनी स्ट्रैटेजीज को, चाहे वो ट्रैवल स्ट्रैटेजीज हो, चाहे वो मेडिसिन सप्लाई करने की स्ट्रैटेजीज हो. सिमिलरली टीम फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो भी टीम उस वक्त जाती है उसको पता होता है, उसको पता होता है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि वर्क करेंगी, जो कौन सी ऐसी हैं जो वर्क नहीं करेंगी, और उनकी फीडबैक की बेसिस पे हम आगे की स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई करते हैं और उनको उनमें चेंजेस आते हैं. ये बेयर मिनिमम बेसिक्स हैं जो कि हमें आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ये हमने जो खुद कैंप्स किए हैं उनके कुछ ग्लिम्सेस हैं. बहुत नुकसान हुआ है, हर जगह पानी नजर आ रहा है. ये हमने कुछ कैंप्स किए जिसमें हमने हमारे पास ये फैसिलिटी थी कि हम एक डायग्नोस्टिक सर्विसेज का ट्रक था हमें, जहाँ पर हम बेसिक स्टैट लैब और एक्सरेज वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे. तो बहुत सारे मरीजों को हम आइडेंटिफाई करके उधर ही ट्रीट कर पा रहे थे. सिमिलरली कुछ हमारी लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो कम्युनिटी एंगेजमेंट की एक्टिविटीज हो रही है, नीचे मेडिसिन डिस्पेंसिंग हो रही है. हमने सेपरेट गायनी क्लिनिक्स शुरू किए थे जिसमें गायनी के डॉक्टर्स ने सारे फीमेल पेशेंट्स विद गायनेकोलॉजिकल और ऑब्स्टेट्रिक इश्यूज उनको देखा. ये कुछ कम्युनिटी बेस्ड कम्युनिटी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हो रही थी, जहाँ पर हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स है वो जाके उनको हेल्थ अवेयरनेस दे रहे हैं और साथ में क्राउड कंट्रोल भी कर रहे हैं जब वो कैंप के अंदर होते हैं. इसके साथ ही हमारी प्रेजेंटेशन खत्म होती है, बट ये मैं अपॉर्चुनिटी लेती हूँ उन सब लोगों को थैंक यू करने के लिए जो कि इस मुश्किल वक्त में आगे बढ़ के अपनी बाकी सारे जितने भी लोग अभी अफेक्ट हुए हैं उनका साथ दे रहे हैं, खुद वॉलंटियर करके. अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे के वो मजीद काम कर सकें, और इसका सिला भी अल्लाह ताला ही उनको देगा, चाहे अभी